से देखते हैं। देखो 70% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, आउट ऑफ दिस 70% 97.3% इज सलाइन, इसमें से 97.3% सॉल्टी वाटर है, एंड दिस 2.7% आउट ऑफ दिस 2.7% 70% इज आउट ऑफ आवर रीच, हमारी पहुंच से बाहर है, ठीक है, दैट इज इन ग्लेशियर्स और समथिंग। तो 30% दैट इज लेस देन 1% इज अवेलेबल टू अस फॉर यूज, और हमारे इस्तेमाल के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है वो 1% से भी कम है। बट स्टिल वी फेस स्कैर्सिटी, हम जो है हमारे पास इतना पानी है उसके बाद भी हमें जो है कभी कभी स्कैर्सिटी महसूस होती है, कहीं कहीं पानी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, दूर दूर से लेकर आना पड़ता है। उसका क्या रीज़न है उसको जानते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि पानी कभी खत्म नहीं होता। जितना पानी अर्थ पर मिलियंस ईयर्स अगो था, मिलियंस ईयर्स पहले था, उतना ही पानी आज भी है। नॉट डिडक्टेड अ सिंगल ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप भी जो है वो खत्म नहीं हुई है, कम नहीं हुई है। कैसे? बिकॉज द वाटर, दिस इज वाटर इन द ओशन, ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, इवेपोरेट होता है, क्लाउड की फॉर्म में बनता है, कंडेंस होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, precipitation होता है, can be in the form of rain, hailstones, snow and whatever, and again come back to the oceans and again then evaporate. So water cycle goes on. तो water cycle चलता रहता है, पानी खत्म नहीं होता है, it is moving, it is constantly moving. ये constantly जो है एक जगह से दूसरी जगह ऐसे move होता रहता है. So still we face scarcity. What is the reason behind it? Let's find out. पहले हम यूज कर लेते हैं, कहाँ हम यूज करते हैं वाटर को, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, क्रॉप्स उगाने में यूज करते हैं, हाँ, डेली वर्क में यूज करते हैं, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इन सब कामों में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। लेकिन फिर भी हमें जो है वो पानी की कमी महसूस होती है। उसके क्या कारण है? कई बार हमें ये न्यूज़ में भी हम सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर पानी ख़त्म हो गया है, पानी की बहुत कमी हो गई है, जो है टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वाई? देखो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो रीज़न है ह्यूमन फैक्टर, दूसरा है नेचुरल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है? व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर? रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज ओवर यूजिंग या एग्जॉशन, ठीक है, ओवर यूजिंग ऑफ वाटर, ज्यादा इस्तेमाल करना, वेस्ट करना, प्लस कंटामिनेशन। कंटामिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, हम पानी को खराब कर रहे हैं, उसमें केमिकल्स मिला रहे हैं, उसको कंटामिनेटेड कर रहे हैं, उसको फिर हम इस तरह के केमिकल्स मिला रहे हैं कि हम उसको जो है ऐसे केमिकल्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो क्या होता है? दैट कंटेमिनेटेड द सॉइल एज वेल, उस सॉइल को भी खराब कर देते हैं। तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर, ओवर यूजिंग ऑफ वाटर एंड कंटेमिनेशन, ठीक है। नेचुरल फैक्टर क्या हो सकता है? चेंज इन precipitation, precipitation पैटर्न, यानी पहले ज्यादा बारिश होती थी, अब कम होती है, ठीक है, या पहले कम होती थी, ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल है। बट स्टिल दिस इज द नेचुरल फैक्टर, चेंज इन प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए बारिश ही ना हो एक सीजन में, तो क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, है ना। तो दिस इज नेचुरल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर, ओवर यूजिंग ऑफ वाटर, एक्सेस वेस्टेज हम जो करते हैं, इसीलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड प्रिजर्व वाटर, ठीक है। एंड कंटेमिनेशन, पॉल्यूशन ऑफ द वाटर। कंटेमिनेशन किस किस कारणों से होता है? यूजिंग
chemicals, used chemicals of factories are flowing into river और water bodies, किसी भी water body में हम जो है chemicals डाल रहे हैं. सेकेंडली यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं हम, तो ज़्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं, वो भी पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, दैट ऑल्सो कंटामिनेटिंग वाटर. सो दीज आर द रीजन ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हाउ वी कैन कंजर्व. ठीक है, इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखो, इसके अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं. ह्यूमन फैक्टर में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा? ज़्यादा पानी की डिमांड होगी, ज़्यादा फूड की डिमांड होगी. जब ज़्यादा फूड की डिमांड होगी तो एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा. ठीक है, तो दिस कैन बी द फैक्टर ऑफ द विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, यही मेन फैक्टर्स हैं. ह्यूमन फैक्टर में ये दो मैंने यहाँ लिखे हैं और एक यहाँ पर रखे, ये भी ह्यूमन फैक्टर में है. ओवर यूजिंग ऑफ वाटर ये किस वजह से है? ये इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, ये इसी में आ रहा है. ओवर यूजिंग वाटर क्यों करते हैं हम? पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से भी करते हैं, वेस्टेज भी करते हैं. एंड कंटामिनेशन, यानी हम पॉल्यूट कर रहे हैं पानी को. नेचुरल फैक्टर, चेंज इन प्रेसिपिटेशन में चेंज हो जाता है, बारिश नहीं आती है, कभी कभी ज़्यादा आ जाती है. दैट कैन बी द रीजन the variation of water availability. ठीक है, डन. देन नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर. अब जो हमने ये फैक्टर्स किए हैं, इन्हीं से हम जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं. पहले हमने ह्यूमन फैक्टर किया, जो उसी से देखो ह्यूमन फैक्टर पहला क्या था? ओवर यूज ऑफ वाटर, ज्यादा एक्सेस यूज ऑफ वाटर. तो क्या करना चाहिए हमें? लिमिटेड यूज करना चाहिए, जितना जरूरी हो. ठीक है ना, लिमिटेड यूज ऑफ वाटर. ठीक है, प्लस ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स फर्स्ट. पॉल्यूटेंट्स का ट्रीटमेंट कर दिया जाए, देन थ्रू द वाटर इनटू द वाटर बॉडीज. जैसे हम जो केमिकल्स फैक्ट्री से निकलते हैं, केमिकल्स वो पानी के साथ मिक्स होते हैं, तो हमें उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए. हम केमिकल्स का जो सीवेज का जो वाटर होता है उसका भी ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, फिर उसको वाटर बॉडीज में डालना चाहिए. ठीक है, तो वी शुड डू ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, दैट कैन बी सीवेज, दैट कैन बी केमिकल्स. ठीक है, एंड और क्या हो सकता है? कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज तो दिस कैन बी डन. लिमिटेड यूज ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या होता है? बहुत इजी है. When rain comes, we save the water and then use in future or further. ठीक है, और उस पानी का हम इस्तेमाल करें, पानी को सेव करें और उसका इस्तेमाल करें. कौन से पानी को सेव करें? रेन वाटर को. दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Save the rainwater, storage the rainwater and then use it. That is called rainwater harvesting. ठीक है, next what we can do? Use of trickle or drip irrigation. Trickle or drip irrigation, यानी use of trickle or drip irrigation method in dry areas. जहाँ पर मॉइस्चर जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, डेजर्टी एरिया है जो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे एरिया में हमें ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करना है. आप समझते हैं क्या होता है ड्रिप या ड्रिप इरिगेशन? देखो, ये प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं. ठीक है, दीज आर द प्लांट्स. And if I run I am leaving a pipe over here. This pipe is going here and water is going here. So I am using more water. ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ तक, है ना. ये पूरे एरिया को, जितनी भी मैंने क्यारी बनाई है, जितना पोर्शन मैंने लिया है, उस पूरे पोर्शन को जो है वो जब तक वेट नहीं करेगा तब तक पौधों तक भी पानी नहीं जाएगा. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल मेथड. लेकिन ड्रिप मेथड क्या है? ड्रिप मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम नॉट यूजिंग दैट मच एरिया.
मेथड में मैं ड्रिप का इस्तेमाल करूंगी एंड दैट विल गो टू द प्लांट डायरेक्टली, वो सीधा प्लांट के पास जाएगा। इसमें क्या है, डिगिंग होल्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ जो है ऐसे छोटा छोटा डिगिंग कर दी जाती है और उसके बाद एक पाइप लगा दिया जाता है। ठीक है, पाइप लगा दिया हमने यहाँ पे और उसमें यहाँ पर होल कर दिया जाता है। ठीक है, पानी का फ्लो हमेशा कॉन्टिन्यूसली आता रहता है और इसमें से ड्रिप 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 करके जो है वाटर जो है वो सिर्फ प्लांट तक जाता है और उसको वेट रखता है, उसको मॉइस्ट रखता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन, इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं और ये ड्राई एरियाज में ज़्यादा यूजफुल होती है। वैसे तो हर जगह यूजफुल है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है और पानी जो है वो सीधा प्लांट तक पहुँच जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन। तो दीज आर द मेथड्स। वन इज लिमिटेड यूज ऑफ वाटर प्लस ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाए, पानी को सेव किया जाए और ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हमारा टॉपिक आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation and wild life। ठीक है, ओके। नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं और वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं? द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन दैट इज नॉट ग्रोन और हेल्प्ड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन की किसी हेल्प की जरूरत जिसको नहीं है, जो अपने आप से ग्रो होते हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ इज वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की। हाउ वेयर दे आर फाउंड, कहाँ पर ये होते हैं, ठीक है, कहाँ ग्रो होते हैं, कहाँ होती है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ? बायोस्फीयर में होते हैं। कहाँ होते हैं? बायोस्फीयर में। आपने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और यहाँ हम समझेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे लिथोस्फीयर पढ़ा है आपने, ठीक है, और आपने पढ़ा है ये है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी पार्ट या लैंड पार्ट। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं लैंड। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर है दैट इज कॉल्ड एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर दैट मीन्स वाटर। ठीक है, सो अर्थ इज हैविंग लिथोस्फीयर, लैंड पार्ट भी है अर्थ के पास, एटमॉस्फेयर एयर भी है एंड हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर भी अवेलेबल है। फाइन, तो क्या अगर हम इस पोर्शन की बात करें, दिस पोर्शन, अगर हमारे पास अर्थ पर सिर्फ एटमॉस्फेयर हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं। अगर हम इस पोर्शन की बात करें कि सिर्फ एटमॉस्फेयर है तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ हवा से लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि सिर्फ लिथोस्फीयर है तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं, लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि सिर्फ पानी हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं। जितनी हमारी जो पॉपुलेशन है नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आप आर्टिफिशियली थोड़ा बहुत लिथोस्फीयर और एयर को मिक्स करके या वाटर को मिक्स करके जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें कि सिर्फ वाटर और लिथोस्फीयर अगर है तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं। अगर हम बात करें कि एयर और हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर को मिलाकर अगर हम लाइफ पॉसिबल है तो नहीं। तो लाइफ कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ यहाँ पॉसिबल है जहाँ पर ये तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये लैंड का भी पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर का भी पार्ट है, ये हाइड्रोस्फीयर का भी पार्ट है। तो दिस इज द नैरो जोन। छोटा सा जोन रह गया ना, सब में से अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल जोन है।
ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये नैरो जोन है, नैरो जोन यानी स्मॉल जोन। नैरो जोन वेयर एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। क्लियर है बायोस्फीयर बच्चों? द नैरो जोन वेयर एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर interact with each other to support life, that is called biosphere, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम। दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम क्या होता है? अब इसी नैरो जोन में यानी इस बायोस्फीयर में ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन इकोसिस्टम। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाता है और सब मिलकर भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो एक दूसरे से के इंटरडिपेंड है, इवन दे आर डिपेंडिंग ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पानी, सनलाइट, लैंड पोर्शन। ठीक है, तो वो सब चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इकोसिस्टम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, interdepend on each other and the physical factors of that particular area, that is called ecosystem, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? इसमें सिर्फ आपको एक लाइन ही दी गई है, इन बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं ईच अदर फॉर सर्वाइवल, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एक दूसरे पर डिपेंड होना, एक दूसरे से रिलेट होना और एक सिस्टम बनाना, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए, now let's talk about benefits of wildlife and वेजिटेशन। वेजिटेशन के तो फायदे आप काउंटलेस हैं। ठीक है, क्या क्या फायदे देते हैं? ऑक्सीजन हमें देते हैं, हमें पेपर देते हैं, हमें गम देते हैं, हमें मेडिसिन्स देते हैं, हमें वुड देते हैं, हमें फर्नीचर देते हैं, हमें जो है सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, तो प्लेंटी ऑफ देयर, कॉटन देते हैं, बहुत सारे हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे फायदे हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ बेनिफिट। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी हमें बहुत बेनिफिट देते हैं। एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, हमें सारे मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं। इसके अलावा उनकी स्किन को भी हम यूज़ करते हैं, उनके जो है मीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इवन एनिमल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, दे हेल्प अस। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। ठीक है, तो वेजिटेशन जो है वो कितनी तरह की होती है? फॉरेस्ट, ठीक है, सेकंड ग्रासलैंड्स, थर्ड shrubs or scrubs, and fourth are tundra vegetation. टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट जो है दे ग्रो, फॉरेस्ट मीन्स टॉल ट्रीज, स्ट्रॉन्ग ट्रीज। The tall and strong trees are found in the heavy rainfall areas. You can note down this, heavy rainfall areas. ठीक है, grassland. Grassland means not small grass. Grasslands even higher than our height, but they are not trees. इतने बड़े बड़े जो है वो grass grow होती है, but they are not trees. So these grasslands are found in moderate rainfall areas, जहाँ पर कम बारिश होती है। ठीक है, मॉडरेट मतलब ना कम होती है ना ज्यादा होती है, एवरेज जहाँ बारिश होती है। उसके बाद करते हैं शर्ब्स की। शर्ब्स आर फाउंड इन ड्राई एरियाज। ये कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई एरियाज में। टुंड्रा, टुंड्रा इज फाउंड इन स्नोई एरियाज।
shrubs क्या होते हैं? The प्लांट्स विथ स्पाइन्स, जिनमें कांटे होते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम शर्ब्स या स्क्रब्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें स्पाइन्स क्यों होते हैं? जितना ज़्यादा पानी होता है ना बेटे, उतने ही स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं। तो ज़्यादा रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग ट्रीज, लार्ज ट्रीज, लीव्स आर ब्रॉडर। जितना कम पानी होता है ना, उनकी लीव्स भी उतनी छोटी होने लग जाती हैं। और ड्राई रीजन्स में तो लीव्स कन्वर्ट इनटू स्पाइन्स, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं टू सेव द मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर जो है वो बाहर ना निकले। ठीक है, टुंड्रा, टुंड्रा इज डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन। इसमें जो है लीचेंस और मॉसेस होते हैं। लीचेंस क्या होते हैं? आपने डेकोरेटिव ग्रास देखी है, बहुत छोटे छोटे ग्रास के प्लांट्स होते हैं और उसको आप ऊपर से टच करें एकदम स्मूथ ऐसे लगता है जैसे अलग अलग प्लांट्स नहीं है, सब एक साथ जो है कोई कवर है, कालीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दे आर स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड लीचेंस। एंड मॉसेस आर काइंड ऑफ वाइट फंगस काइंड ऑफ प्लांट। फंगस जैसा प्लांट होता है, किसी भी पेड़ के ऊपर उग जाता है, कहीं भी उग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स मिलते हैं, इसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। और ये स्नोई एरियाज में, जहाँ पर ज्यादा बर्फ रहती है हमेशा, वहां पर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो यू गॉट इट? ओके, देन नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले बात करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आप पहले भी कर चुके हैं 7th क्लास में, मैं एक बार करा देती हूँ। एवरग्रीन नाम से पता चल रहा है, whose leaves are remain green throughout the year, जिसकी लीव्स जो हैं वो पूरे साल ग्रीन रहती हैं, बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। एक पर्टिकुलर सीजन में ये अपनी सारी लीव्स को नहीं गिराते हैं, दे रिमेन ग्रीन। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरियाज। कहाँ पाए जाते हैं? हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में। फिर बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, जो एक पर्टिकुलर सीजन में, ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। दोज आर कॉल्ड डेसिडियस फॉरेस्ट एंड फाउंड इन द मॉडरेट रेनफॉल एरियाज। मॉडरेट रेनफॉल एरियाज। ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों? एवरग्रीन एंड डेसिडियस। फिर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं और टेम्परेट जो टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं, उनको ट्रॉपिकल एंड अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट अगर आपको पता हो कि एरिया कौन सा, तभी आप जो है वो डिफाइन कर सकते हो। देखो, इफ यू कैन रिमेम्बर 6th क्लास में भी किया था आपने, इक्वेटर है ये 0 डिग्री पर, और इक्वेटर के पास का एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पाए जाने वाला फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके बाद जो आपका आता है वो आपका टेम्परेट जोन है, ये वाला। और ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। और यहाँ पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये आपका 66.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। ये आपका 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, फाइन। तो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, और टेम्परेट एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल एरिया, और टेम्परेट एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट को टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नाउ लेट्स डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब खतरा किससे है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को, ये बताओ पहले। Who can harm natural vegetation and wildlife? Human? Yes. Natural disasters, सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, लाइटिंग से फायर लग जाती है,
तो क्या होता है, पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं ना, पूरा फॉरेस्ट खराब हो जाता है, तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का भी और वेजिटेशन का भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन कैसे कर सकता है, हाउ कैन ह्यूमन हार्म द वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अपनी नीड्स के लिए हम ट्रीज को क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है, वेजिटेशन को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली पोचिंग होती है, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, पोचिंग। पोचिंग क्या है, killing animals for illegal trade of their different body parts। एनिमल्स को किल करना, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ट्रेड करने के लिए, इलीगल ट्रेड करने के लिए, उसे हम पोचिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मोर को मारा जाता है उसके फिदर्स के लिए, है ना, इसी तरह से एलिफेंट्स को उसके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है, टीथ के लिए मारा जाता है, स्किन के लिए मारा जाता है। जैसे आपका वो है डायनासोर्स को उसके हॉर्न के लिए मारा जाता है ना। तो इसी तरह से जो है एनिमल्स आर किल्ड फॉर इलीगल ट्रेड, दैट इज कॉल्ड पोचिंग। तो पोचिंग इज ऑल्सो डन बाय ह्यूमन, दैट इज हार्मिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ह्यूमन क्या कर रहा है, फॉरेस्ट क्लियर कर रहा है। ये दोनों तो हो गए ह्यूमन के इफेक्ट्स। इसके अलावा क्या मैंने बताया, नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे फ्लड आ गया, दैट विल स्पॉइल द वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल्स, या फिर सुनामी आ गया, या फिर जो है आपका फॉरेस्ट फायर हो जाती है, लाइटिंग की वजह से क्या होता है, कई बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो दैट ऑल्सो हार्म द होल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाउ वी कैन सेव देम, हम उन्हें बचा कैसे सकते हैं, या व्हाट गवर्नमेंट हैव डन टू सेव देम। The government have done two or three efforts. One is construction of national parks, wildlife sanctuaries, national parks, reserves, wildlife reserves। ठीक है, these are formed to save the natural vegetation and wildlife। देखो जूज भी हैं, लेकिन जू को हम नहीं कह सकते कि वो उनको सेव करने के लिए होते हैं, बिकॉज nobody likes to be live as a slave। किसी को भी जो है ना ऐसे गुलाम रह के या बंद होके रहना अच्छा नहीं लगता है, even the animals don't like it, so they like these things because they are living there naturally। वहाँ पर वो एक नेचुरल हैबिटेट की तरह काम करता है, वहाँ वो नेचुरली रहते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर नेचुरल होम टू दीज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड वेजिटेशंस। ठीक है, तो दिस इज द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू सेव देम। सेकेंड इज illegal poaching is declared crime by the government। ठीक है, यानी अगर इलीगली पोचिंग की जाएगी तो वो एक क्राइम है और जिसने की है उसको सजा मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है सलमान खान का, जो उन्होंने ब्लैक डियर को हंट किया था, तो उनको अभी तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इलीगल पोचिंग इज डिक्लेयर्ड अ क्राइम। ठीक है, थर्ड अगर हम पॉइंट बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ठीक है, awareness programs। Through awareness programs, even government, even others can aware other publics that we should save the wildlife and natural vegetation। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो